गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ जी बच्चों, सो ऑल सेट। बच्चों ऑल सेट। अच्छा बच्चों, दो चीजें मैंने जो मतलब कल वाली क्लास में मैं जो आपको बताना भूल गया था वो थी, एक तो रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और एक थी रिलेटेड टू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो यस, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों चीजें करनी है, बट अभी नहीं। आपको पता है कि अभी वाले शेड्यूल में यू विल नॉट गेट टाइम। ये हम करेंगे इन फेज 2, रिवीजन 2। ठीक है, so don't worry about this for all subjects. Yes. वो मैं आपको तब बता दूंगा देख के कि क्या करना है, उसका कहाँ से करना है, कैसे करना है। ठीक है, बेसिकली वी विल वांट टू हैव अ कॉमन सोर्स ताकि उससे डाउट्स वगैरह इजीली आंसर हो जाए अपने, है ना। अच्छा, तो बाकी बच्चों अभी तो हमारे पास इस बार तो टाइम है, मतलब जैसे आपका पहला टेस्ट 2 वीक्स के बाद है, तो हम कंफर्टेबली मतलब जो सेमीकंडक्टर्स वाला थोड़ा पार्ट जो डिस्कशन थी वो भी कर लेंगे। और तो नेक्स्ट क्लास जो है अपनी, उसमें वो सेमीकंडक्टर्स वाली डिस्कशन करूंगा मैं। ठीक है, तो इजीली हो जाएगा अपना सारा कुछ। आपको शीट्स का मैसेज आ गया है ना, आप कलेक्ट कर सकते हो। संगरूर वाले बच्चों, आपको नहीं आया है, आपको भी आ जाएगा। एंड बाकी लर्नर्स पे तो अपलोडेड ही हैं। सर हाँ जी, सर वो शीट्स सारी की सारी हैं, मतलब पूरी रिवीजन हाँ शेड्यूल पूरा पूरा बंडल, हाँ। ओके सर। तो मैंने पूरा बंडल ही तैयार करवा दिया ताकि एक ही बार में हो जाए आपका काम। सिलेबस का अभी देयर इज नथिंग, कुछ नहीं कह सकता। क्या आ गया आदित्य? सर तो 5 घंटे हो गए, यूट्यूब पे वो वीडियो आ गई थी, उसकी स्टेटमेंट भी आ गई थी। उसने बोल दिया कि पूरा ही आएगा, सीबीएसई ने सिर्फ इवैल्यूएशन पैरामीटर से हटाया है। नहीं नहीं, मतलब आप देखना अभी। एक्चुअली जो सिलेबस है वो एनटीए नहीं डिसाइड करता। एनटीए इज अ कंडक्टिंग अथॉरिटी फॉर बट एनी। स्टिल सर, एनटीए स्टेटमेंट दे रही है तो वो ऐसे तो कुछ नहीं बोलेगी ना, मतलब कि हम चलो पूरा डाल लेंगे, वो क्यों ही चलो बोलेगी। चलो देते बैठ लगाओ मेरे साथ। आपके पास तो सर आप पाईक्वेस्ट के मालिक हो, मैं तो गालू में क्या ही लगा दूंगा बेट में। तो क्या हो गया, उससे क्या है? मैं कौन सा ये कह रहा हूँ कि 10 करोड़ दे दो। ऐसी बैटी लगाएंगे जो दोनों पूरी कर सके। चलो ठीक है, फिर लॉकडाउन के बाद, या मतलब जैसे जैसे नीट होता है पिज्जा। ठीक है, ठीक है। आपकी और मेरी पूरी क्लास नहीं, वो मेरे बजट के बाहर है। चल ठीक है, अगर मैं ठीक हार गया तो मैं पूरी क्लास को दूंगा। ठीक है, तुम हार गए तो तुम सिर्फ मुझे खिलाना। ठीक है, ठीक है सर। चलो। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस आएगा, मेरे अकॉर्डिंग कटेगा, राइट। हाँ जी। ठीक सर अगर आप जीत गए तो खुशी में ही दे देना सर, सिलेबस कट गया तो सारी क्लास को। है। फिर तुम दोगे?
हाँ, फिर बाकी सारी क्लास देगी, ये भी है। तुम तो खुशी में दोगे, शर्त हारने के उसमें नहीं। एक्चुअली तो वो स्टेटमेंट बहुत ही वेग दिया है, मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि ये कहना कि बच्चे तो 2 साल पहले से ही पढ़ रहे होते हैं। वही सबसे ज़्यादा शोर डालते हैं, वो कहते हैं कि हम तो जी ऐसा पेपर बनाते हैं कि कोई कोचिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और खुद ही ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ, बच्चे तो जी 3 साल से पढ़ रहे होते हैं। वेरी वेग स्टेटमेंट, आई डोंट नो हाउ कैसे ये हुआ है। उसको कम देखना, मार पड़ेगी सरकार से बाद में। चलो, ओके बच्चों, सो वी स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई अज्यूम कि आप इसके नोट्स को थोड़ा सा पढ़ के आए हो, है ना, रिकैप लेके आए हो, जैसे हमारी बात हुई थी। ओके, अब क्या-क्या बातें हमने यहाँ पे माइंड में रखनी है इस चैप्टर में। और बच्चों, आपको जैसे मैंने कहा था, अगर कहीं पे आपके कोई डाउट्स हैं जो आप पूछना चाहते हो, मतलब कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई या कुछ भी, दैट यू कैन आस्क। तो सबसे पहले बच्चों, माइंड में एक बात ये रखनी है कि दिस चैप्टर इज सिमिलर टू ग्रेविटेशन। तो कई सारे कंसेप्ट्स दोनों के बिल्कुल सेम है, आराम से हम उनको विद इन द 2 चैप्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट? आदित्य, मेरे ख्याल तुम पिछली क्लास में थे नहीं, तुमने वो मतलब चेक कर लिया था जो भी कुछ मैंने बताया था? सेमीकंडक्टर्स वाला ना, कल वाली क्लास। कल मैंने जो थोड़ा शेड्यूल सा, बताया था आपने, हाँ, हाँ, वो मैंने तो एक देख लिया बार, था, आपने भेजा था। हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। तो बच्चों, मतलब आइडियली इस टाइम पे आपके पास आपकी समरी शीट्स होनी चाहिए, राइट? तो अगर कुछ भी आपको लगता है कि एक्स्ट्रा पॉइंट है या कुछ है, दैट यू शुड नोट। अगर अभी नहीं है तो आप फिर अलग से नोट कर लो, सारा कुछ नोट कर लो मतलब। तो इसके बाद बच्चों इस चैप्टर में आता है सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। वो आप सबको पता है, उनमें आप कोई खास बात नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो। देन वी टॉक अबाउट फोर्स, जो कि कूलम्स लॉ से आता है। इसमें आपने माइंड में ये रखना है कि ये जो फोर्स है, मतलब जो कूलम्स लॉ है, दिस इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस ओनली। एक बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको बात बताई थी कि जब आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे होते हो, उस टाइम पे आपने चार्जेस के साइंस नहीं डालने, राइट? और डायरेक्शन जो है आपने फिजिकली चेक करनी है कि भाई वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। देन यू शुड नो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर हमें 2 चार्जेस हैं Q1 Q2,
उनकी पोजीशंस दी हुई हैं फ्रॉम ओरिजिन। तो ये जो ब्लू वाला वेक्टर बन गया, ये बन गया R2 minus R1 vector. So in vector form, ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है दैट इज K Q1 Q2 upon mod of R2 minus R1 whole cube. This is force on 2. ठीक है, मतलब ये ऐसे याद रखना है कि जब फोर्स ऑन 2 लिख रहे हो तो पहले वाली सारी टर्म्स में तब R2 आएगा। और इस वाले रिजल्ट को आपने विद साइंस यूज करना है। राइट, फटाफट एक एग्जांपल ट्राई करो। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसका ये सेंटर है, मतलब बड़े स्फीयर का रेडियस R है तो छोटे स्फीयर का डायमीटर R हो गया। और ये बच्चों सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस है 5R। फाइंड फोर्स ऑन Q2। हाँ, बेसिकली दिस इज अ सॉलिड स्फीयर विद कैविटी।
बच्चों चाहे पूरा मत लिखो, है ना? आप सिर्फ ये लिख के भेज दो कि k q1 q2 बाय r स्क्वायर के साथ क्या फैक्टर मल्टीप्लाई होगा? बस वो फैक्टर लिख के भेज दो। हाँ जी, बच्चों देखो, तो बेसिकली बच्चों इस केस में होगा क्या? अच्छा बच्चों देखो, एक तो मैं मतलब क्लास में जो क्वेश्चंस दूँगा वो थोड़े अच्छे वाले ही दूँगा, राइट? मतलब जो बिल्कुल सिंपल वाले हैं वो तो आप कर ही लोगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अभी मैं क्लास में वो कराऊँ। तो जो थोड़े डिफरेंट से क्वेश्चंस होंगे मैं वही कराऊँगा आपको। तो अब इस क्वेश्चन में करना क्या है? बेसिकली दिस इज़ अ सॉलिड स्फीयर विद अ कैविटी। तो अब Q2 के ऊपर अगर हमें फ़ोर्स निकालनी है तो हम कैसे निकाल पाएँगे? हम Q2 के ऊपर पहले पूरे बड़े स्फीयर के कारण फ़ोर्स निकालेंगे, राइट? बड़ा स्फीयर उसपे ऐसे फ़ोर्स लगा रहा होगा और फिर हम उसमें से जो छोटा स्फीयर है, उसकी फ़ोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास नेट फ़ोर्स आ जाएगी। ये बात समझ आती है? हाँ, इसमें गॉस लॉ नहीं लग सकता बिकॉज़ दिस इज़ नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक सिचुएशन। इसमें तो हमें फंडामेंटल कूलम्ब्स लॉ ही लगाना पड़ेगा और वो मैंने किस तरह लगाया है?
मैंने क्या किया है, मैंने बड़े स्फीयर के ऊपर, बड़े स्फीयर के कारण लिख दी कितनी फोर्स है, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो छोटे स्फीयर के कारण फोर्स है। ये बात समझ आ रही है बच्चों? अब बड़े स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो मैंने कैसे लिख दिया, मैंने एक चार्ज डेंसिटी रो अज्यूम कर ली फॉर द टाइमिंग, और मैंने कहा कि बड़े स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होगा वो हो गया रो इंटू 4/3πr³। छोटे स्फीयर पे जो चार्ज होगा वो क्या हो गया, रो इंटू 4/3πr/2 का क्यूब, बिकॉज इसका रेडियस r/2 है। तो अब फोर्स क्या हो गई, बड़े स्फीयर के कारण फोर्स ये बन गई K(Q1) Q2 बाय r², बड़े डिस्टेंस हमें पता है स्फीयर के सेंटर से ही लेते हैं, माइनस छोटे स्फीयर के कारण फोर्स K(Q1) Q2 बाय r², ये बन गया 81 r²/4, 4 ऊपर चला गया, कॉमन ले लो टर्म्स, K रो 4/3πr³ Q2 बाय r², तो ये बन गया 1/25 माइनस 1/162। अब यहां पे हमें रो की वैल्यू पुट करनी है। रो की क्या वैल्यू बन गई, K(Q2) बाय r², अभी तो मैं बच्चों ऐसे ही लिख रहा हूँ एज इट इज पूरा, इंटू 4/3πr³। रो क्या है बच्चों, जो ओरिजिनल स्फीयर था उसकी चार्ज डेंसिटी। ओरिजिनल स्फीयर की चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज अपॉन इस स्फीयर का वॉल्यूम। अब इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3πr³ माइनस r/2 का क्यूब, इनटू ये जो ऊपर वाली टर्म दूसरी है माइनस वाली वो तो है ही। तो ये आप देखो बच्चों, ये 4/3π कट गया, r³ कट गया, यहां से क्या टर्म बची, K(Q1 Q2 बाय r²। ये बच्चों 1 - 1/8 आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, वो क्या बन गया, 8/7 इंटू 1/25 माइनस 1/162। हाँ भाई, किसी का आ रहा था ये आंसर? तो ये बनेगा थोड़ी, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है बच्चों कि ये नीट में एज इट इज आ जाएगा क्वेश्चन, लंबा है नीट के हिसाब से, बट कंसेप्ट देखो है ना, आप ये मान सकते हो कि मैंने 2-3 कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिए कि कैसे चार्ज डेंसिटी लेते हैं, कैसे, मतलब ये ध्यान रखना है कि स्फीयर के कारण जो फोर्स है उसके सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं हम,
हाँ बच्चों, इसमें कोई डाउट? ओके। तो मतलब आप ऐसे सोचो कि फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बनते हैं सिंपल, कोई भी चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन दी हो और उसके ऊपर फोर्सेस निकालने वाले। चार्ज डेंसिटी जो गिवन स्फीयर है हम तो उसी की लेंगे ना। नेक्स्ट आता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला वाइज तो आसान है, एफ अपॉन क्यू नॉट कर देते हैं हम, कि जो भी टेस्ट चार्ज रखा उसके ऊपर फोर्स। हम क्यू नॉट को स्मॉल लेते हैं, बताओ क्यों? ताकि ये जो ओरिजिनल चार्जेस हैं उनको डिस्टर्ब ना करे। राइट। बाकी फील्ड के यूनिट्स बन जाते हैं न्यूटन पर कूलम। तो ये फॉर्मूला एक चार्ज के लिए बन जाता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। एंड इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अगर तो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम इट, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बच्चों हम आ जाते हैं फ्लक्स पे। तो अगर कोई भी एरिया ए है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ये बहुत ध्यान रखना है कि जो एंगल लेना है वो एरिया वेक्टर के साथ लेना है। तो flux is a scalar quantity and its value is given by E dot A. It represents number of field lines. Right.
तो बच्चों व्हाट इज फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज? एक पॉइंट चार्ज से टोटल कितनी फील्ड लाइंस निकलती हैं? Q by epsilon naught, right? तो इस पे बेस्ड आपके वो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि चार्ज को क्यूब के सेंटर पे रख दिया, क्यूब के कोने पे रख दिया, तो कितनी फील्ड लाइंस कहाँ से पास करेंगी? यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये वाला है कि अगर एक ऐसे क्यूब है और उसके वर्टेक्स पे हम चार्ज रखते हैं क्यूब, तो डिफरेंट फेसेस के थ्रू क्या फ्लक्स होएगी, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन दिस क्वेश्चन की इस चार्ट से जो स्ट्रेट लाइंस निकलेंगी वो जो एडजेसेंट फेसेस हैं, मतलब जो फेसेस इस चार्ज को टच कर रहे हैं, ये लेफ्ट वाला, ये ऊपर वाला और ये सामने वाला, इनके थ्रू तो जीरो होएगी। जहां मैंने टिक लगाया हुआ है इनके थ्रू जीरो होएगी। करेक्ट। और जो बचते हैं तीन, कौन कौन से बचते हैं? पीछे वाला, साइड वाला, नीचे वाला, इन तीन के थ्रू इक्वल होएगी। और चार्ज से टोटल निकलेगी कैसे, कितनी टोटल? पासिंग थ्रू क्यूब, वो कितनी हो गई? क्यूब का चार्ज का 1/8 पार्ट है, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या जी? तो मतलब जो ब्लू वाले जहाँ पे मैंने लगाए हैं वहां से जो इक्वल होएगी वो इसका 1/3 हो गई, तो वो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। बच्चों आपको याद है जब हम ये टॉपिक कर रहे थे, मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन दिया था कि अगर टॉप फेस के सेंटर पे रख दें चार्ज तो क्या होगा, तो कितनी फ्लक्स होएगी? तो वो मतलब नहीं हो सकता अपने लेवल पे, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बन जाती है उस पर। मैंने जोश में दे दिया था तब, मतलब मुझे भी पता नहीं था कि उतनी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी उसकी इंटीग्रेशन। तो फ्लक्स की बच्चों दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि
मतलब अगर हम कोई भी एक क्लोज सरफेस लें, फ्लक्स due to charges outside the surface is equal to 0, and flux due to charges inside the surface is q enclosed by epsilon. करमन पूछो जो भी डाउट है। ये q/8 इसलिए आया था क्योंकि जिस तरह से हमने कोने में रखा हुआ है, तो वहां पे तो क्यूब का 1/8 पोर्शन ही आएगा, मतलब चार्ज का 1/8 पोर्शन ही इस क्यूब के अंदर हुआ। हाँ जी, सर एक कूलम्ब्स लॉ में जैसे क्वेश्चन था, हमारे पास एक नेट चार्ज Q है और उसको डिवाइड कर दिया, तो मैक्सिमम फोर्स जो आएगी, मतलब अगर हम डिवीजन जैसे Q/2 करें, उसमें मैक्सिमम निकाल देते। अगर मिनिमम फोर्स हमें मतलब निकालनी हो तो कैसे करेंगे? उसमें मिनिमम की सेंस नहीं बनती, क्योंकि मिनिमम में तो आप ये कर दोगे कि एक चार्ज को बहुत ही छोटा ले लोगे, तो मतलब टेंडिंग टू 0, तो वो फोर्स मिनिमम फोर्स 0 ही हो जाएगी। ओके सर। राइट बच्चों, इसके बाद आ जाता है गॉस लॉ। गॉस लॉ में हम कहते हैं कि E डॉट डी ए, मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जब हम फ्लक्स निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बच्चों एक जो बहुत ध्यान रखना होता है कि जब हम गॉस लॉ लगाते हैं, तो जब हम बच्चों इस सरफेस के लिए फ्लक्स लिख रहे होते हैं, तो ये जो गॉस लॉ की लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें ये ध्यान रखना है कि E जो होता है दैट इज ड्यू टू ऑल चार्जेस। मतलब एक बात कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि Q1 के कारण फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, बट हाँ, अगर आप Q1 के कारण नेट फ्लक्स निकालोगे कि हर पॉइंट पे E डॉट डी ए लेके उसको इंटीग्रेट करोगे, तो वो 0 आ जाएगी। तो मतलब आपने एक हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि फ्लक्स और फील्ड दो अलग क्वांटिटीज हैं, उनको मिक्स नहीं करना। हाँ, अगर E 0 है कहीं पर भी, तो ऑब्वियसली फ्लक्स 0 होगी, क्योंकि फ्लक्स तो बनी ही E से है, E डॉट ए से बनी है। E 0 होगा तो फ्लक्स तो 0 होगी। लेकिन फ्लक्स 0 डज नॉट इंप्लाई E 0। ठीक है,
आपको याद है ये मैंने क्लास में कैसे समझाया था, क्या एग्जांपल लिया था? अगर हम टेस्ट में मैं कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ना आऊं तो मेरे मार्क्स क्या आएंगे? 0। अब अगर मैं आपको अपने मार्क्स बता दूं 0, तो क्या आप ये कह सकते हो कि मैंने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, अगर आपको सिर्फ मेरे मार्क्स पता है? नहीं, है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो वही चीज यहाँ पे कि फ्लक्स 0 से तो आपको ये पता चला कि सम ऑफ ई डॉट ए 0 है, राइट? तो सम ऑफ ई डॉट ए 0 कैसे बना होगा? कई जगह पे पॉजिटिव होगा, कई जगह पे नेगेटिव होगा, मतलब कुछ जगह से फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी, कुछ जगह से एग्जिट कर रही होंगी, तो नेट 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशंस आ जाती हैं बच्चों। ये एप्लीकेशंस आपकी बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको पता चला कि बोर्ड्स का फॉर्मेट चेंज हो गया है काफी कुछ, मतलब उसमें एमसीक्यू बेस्ड ही हो गया है। मैं आपके साथ एग्जैक्ट शेयर करूंगा, मैं भूल गया अभी एग्जैक्ट नंबर, पर बहुत सही हो गया है आपके लिए। मतलब बेसिकली तो धीरे धीरे लिखने वाला काम कम हो ही जा रहा है। नहीं, मुझे तो ये मेन सब्जेक्ट्स का पता है, फिजिकल एजुकेशन का नहीं पता क्या चक्कर है कि वहां पे क्या। इनमें तो पक्का चेंज आया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट टाइम एग्जैक्ट। तो अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म हॉलोस्फीयर है, एक ये ध्यान रखना है बच्चों, गॉस लॉ की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो यूनिफॉर्म में होती हैं। आपको एक बात बताई थी मैंने गॉस लॉ में, बहुत इंपॉर्टेंट, लेट्स नोट दिस डाउन अगेन। गॉस लॉ इज applicable everywhere, useful in symmetric situations, right? Where E is constant. गॉस लॉ काम तभी आता है अगर आप उससे E निकाल पाओ। ओके, मेरे पास एक डाउट आया कि अगर भाई हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, तो हम जैसे चार्जेस पे फोर्सेस लग रही हैं कुछ F1 F2, तो क्या हम F1 इक्वल टू F2 करते हैं या हम F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 करते हैं? तो इसका क्या आंसर है भाई? अगर तो आपको सी, ये सिंपल वेक्टर्स का रिजल्ट है बेसिकली, तो आप वेक्टर सम 0 कर रहे हो, राइट? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो आपको करना है वो तो ये है कि F1 प्लस F2 0 करना है। तो होता क्या है कि अगर आपको डायरेक्शन पहले से पता है तो आप क्या करते हो कि पहले ही उस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हो और वो नेगेटिव हो जाता है, तो फिर वो इक्वल टू वाला साइन आ जाता है। बट मान लो आपको कुछ नहीं पता, तो उसका मतलब है कि आपने F1 प्लस F2 0 करना है।
दोबारा सुन लो कि जैसे हम कहते हैं कि कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो आपने क्या कंडीशन पुट करनी है? विल यू राइट F1 इक्वल टू F2 और यू विल से F1 प्लस F2 इक्वल टू 0? तो एक बात समझो आप कि अगर मैं बिना वेक्टर साइन के लिखता हूं तो वो मैग्नीट्यूड्स हैं, राइट? मैग्नीट्यूड्स में तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। टू मैग्नीट्यूड्स का सम कैन नेवर बी 0। तो वो तो हम वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तब ये कहते हैं कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो एक यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर में बच्चों अब हम इकट्ठे ही लिख लेते हैं कि उसके अंदर E inside is 0 and V inside is constant equal to KQ by R, which is equal to V at surface. And E outside is KQ by R square. बच्चों प्लीज ध्यान रखना मैं कहाँ कैपिटल R लिख रहा हूँ, कहाँ स्मॉल r लिख रहा हूँ. And V outside is KQ by R. मतलब outside it behaves like a point charge. बच्चों एक सेकंड. हाँ बच्चों. तो डेल्टा V 0 है मनवंदर, इसीलिए तो E 0 है ना, बिकॉज E डिपेंड्स ऑन डेल्टा V. बच्चों आपके बैच से ना किसी ने कल मेरे से कोई वीडियो मांगी थी, मैं बाद में भूल गया, मैंने किसी और को भेज दी. मुझे प्लीज आज मैसेज कर देना दोबारा, मैं भेज दूंगा.
अब बच्चों अगर हम लेते हैं एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे अब क्या हो जाता है, इसके अंदर जो ई होता है दैट इज के क्यू आर बाय आर क्यूब, जिसको हम रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। वी इनसाइड क्या होता है बच्चों? ये होता है। बोलो भाई। तो ये बच्चों ये हो सकता है तब ना लिखाओ, बट ये लिख लो। ठीक है, दिस इज रिलेशन फॉर पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड स्फीयर। और आउटसाइड जो होता है वो तो सेम ही है। तो यहाँ पे बच्चों ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम हॉलो के लिए ग्राफ बनाएं, ऑफ ई वर्सेस आर, तो ये ग्राफ पहले 0 और बाद में ऐसे। और पी वर्सेस आर बन जाएगा लाइक दिस। सिमिलरली अगर हम सॉलिड के लिए बनाएं तो
और इसका बच्चों जो V वर्सेस R है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई स्फीयर के दोनों केस, हॉलो एंड सॉलिड। नेक्स्ट है, अगर हम एक इनफाइनाइट वायर या सिलेंडर मानते हैं तो हाँ बच्चों, ये मुझे पता है, ये तब V वर्सेस R तब नहीं करवाया था, बट कर लो याद। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 k lambda by R, where lambda is charge per length या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके बाद क्या आता है बच्चों, इनफाइनाइट प्लेन। इनफाइनाइट प्लेन में क्या आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, where sigma is known as surface charge density या फिर चार्ज पर एरिया। अच्छा बच्चों, एक ना आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रहे हैं हम लोग, जिसमें ऐसा होगा कि मतलब आप भी पोस्ट कर सकते हो, मतलब वो जैसे अभी हैं वो तो वन साइडेड ग्रुप्स है ना जो आपके ऑफिशियल ग्रुप्स हैं, मतलब उनका बेसिक पर्पस है टू मतलब फॉर टू वे कम्युनिकेशन एंड स्पेशली फॉर डाउट्स।
कि आप वहाँ पे अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो और दूसरों के डाउट्स को आंसर भी कर सकते हो और मतलब जो टीचर्स हैं वो भी उसी पे आंसर करेंगे। तो वो एक के डाउट से सबका फ़ायदा हो जाएगा। और मतलब रूल यही होगा कि सबने उसी पे ही भेजने हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं भेजेगा। और दूसरी बात, एक फिक्स टाइम होगा पूरे दिन का, जिस टाइम पे आप बस उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। उसके अलावा नहीं पोस्ट करना। मतलब वी डोंट वांट कि आप पूरा दिन ही मोबाइल पे लगे रहो। ठीक है? बोल दो भाई, कुछ अच्छा है, बुरा है, क्या है? नहीं, पहले वाला सिस्टम बच्चों पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। मतलब अगर आप इंडिविजुअली भेजोगे तो मिस हो जाएँगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब वो कॉमन ही डाउट है, बहुत लोगों का है, तो वो उतने आंसर ही नहीं कर पाएँगे टीचर, अगर एक-एक को करने लग गए। तो इसमें डाउट्स ज़्यादा कवर हो जाएँगे इस तरीके से और टाइम सबका कम लगेगा। नहीं, फॉरवर्ड नहीं, बस एक ही ग्रुप पे होगा अब सब कुछ। नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कोर्स। अदरवाइज़ तो फिर बहुत मिक्स मैच हो जाएगा। अ, सब्जेक्ट वाइज़ अलग होगा। ये बच्चों टेलीग्राम पे होना चाहिए या व्हाट्सऐप पे होना चाहिए? व्हाट्सऐप ही चलने दो। ठीक है। बच्चों एक क्वेश्चन करो, 3 इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, फटाफट इन चारों पॉइंट्स पे फील्ड निकाल के बताओ। हाँ, ये चार्ज डेंसिटीज़ अलग-अलग हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 और सिग्मा 3। मतलब आप बच्चों जो आंसर निकालो उसमें आपने स्पेसिफाई करना है कि
ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या क्या? अक्षिता कुछ ऐसा है ना, दुबई में व्हाट्सएप पता नहीं है, कोई एक चीज चलती नहीं है। क्या चीज है, मैं भूल गया हूँ। सर व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं चलती, अच्छा, कॉलिंग नहीं चलती, मैसेजिंग चलती है। हाँ, सही। मैसेजिंग चलती है। हाँ बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सी, किसी भी एक पॉइंट से शुरू करते हैं। हम उस एक पॉइंट पे सारी प्लेट्स के कारण इंडिविजुअली लिखते हैं कि फील्ड्स क्या क्या होंगी। तो जैसे पॉइंट 1 पे सिग्मा 1 के कारण, मतलब ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग कि जहां कुछ नहीं लिखा वो पॉजिटिव है, जहां माइनस लगाई दिया वो नेगेटिव है। तो सिग्मा 1 के करेस्पॉन्डिंग जो फील्ड होगी वो होगी अवे फ्रॉम इट, तो वो हो गई सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं सिग्मा 2 के कारण। सिग्मा 2 नेगेटिव है, तो उसके कारण जो फील्ड होगी वो होगी टुवर्ड्स इट, तो ये हो गया सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे जो गलती कर सकते हो कि ऐसा नहीं कि दिखा भी नीचे को दिया और माइनस साइन भी लगा दिया, वो गड़बड़ हो गई। अब माइनस का इफेक्ट आपने दिखा दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी। और सिग्मा 3 पॉजिटिव अवे फ्रॉम इट, ये बन गया सिग्मा 3/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस सारे में नेट बन गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3/2 एप्सिलॉन नॉट। आया भाई समझ? 1 पे कैसे लिखी है पॉइंट पे? अब देखो ये जो पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 पे 1 के कारण किधर को आएगी? अवे फ्रॉम इट। सिग्मा 2 के कारण किधर को आएगी? टुवर्ड्स इट। सिग्मा 3 के कारण कहां आएगी? अवे फ्रॉम इट।
अब ये हम कैसे लिखेंगे? सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ, या मैं उल्टा लिख देता कि सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 नीचे की तरफ। मैंने इसीलिए साइंस दे दिए थे कि सिग्मा 2 के साथ नेगेटिव लगा दिया था कि भाई इसका मतलब है कि भाई बाकी तो पॉजिटिव है, सिग्मा 2 वाली नेगेटिव है। राइट, ऑफ कोर्स मैं वो मान के ही चल रहा हूँ, उसी तरह से ही लिख रहा हूँ। अब अगर हम पॉइंट 3 पे बात करें बच्चों, अब आपको आइडिया लग गया है। पॉइंट 3 पे 1 के कारण अवे फ्रॉम इट मतलब नीचे को, 2 के कारण टुवर्ड्स इट मतलब ऊपर को, 3 के कारण अगेन अवे फ्रॉम इट मतलब ऊपर को। तो ये बन गया सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। बच्चों ध्यान से देख लो, इसमें कई बार साइंस में कंफ्यूजन होती है, लाइक दिस। अब अगर हम 4 पे बात करें, सिग्मा 1 का अवे फ्रॉम इट, सिग्मा 2 का टुवर्ड्स इट, सिग्मा 3 का अगेन अवे फ्रॉम इट। तो इसको मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 2। अब मैं जान के इस तरह लिख रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको इसका भी आइडिया लग जाए कि अब मैं एरो नीचे की तरफ लगाऊंगा अगर मुझे इस तरह लिखना। राइट बच्चों, इसमें कोई डाउट प्लीज आस्क। हाँ करवन, ऐसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली एरोस का पर्पस है कि आपको पता चल जाए कि हम किस तरफ को कह रहे हैं, है ना। मतलब क्या है कि मैंने इस तरह से लिख दिया और कह दिया कि ये ऊपर को है। अब मान लो वैल्यूज पुट करके ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई, तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया कि ये नीचे को है। सिमिलरली जैसे अब ये जो सबसे आखिरी वाली हमने लिखी है, तो मैंने कहा है कि इतनी वैल्यू नीचे को होगी। अब अगर आप इसी तरीके से इसमें वैल्यूज डालो और ये नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये ऊपर को है ना। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर हो गया। फिर बच्चों अगर एक फाइनाइट वायर हो,
तो ये सेम कंसेप्ट हमारा 2-3 जगह आता है। तो कैसे लिखते हैं? मैंने आपको बताया था कि आप पॉइंट P से 3 लाइन्स ड्रॉ करते हो। एक परपेंडिकुलर, एक टॉप एंड, एक बॉटम एंड। उसके करेस्पॉन्डिंग आपके एंगल्स हो गए θ1 एंड θ2 परपेंडिकुलर के साथ। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट्स आ सकते हैं। एक मतलब एक तरह से पैरेलल हो गया वायर के, और एक परपेंडिकुलर हो गया। इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों परपेंडिकुलर वाले का? k lambda by r into sin θ1 plus sin θ2। ये होता है बच्चों। परपेंडिकुलर ही याद रखो, दूसरे की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हम इसमें सेमी इनफाइनाइट का केस ले लें, सेमी इनफाइनाइट इज लाइक दिस। ठीक है बच्चों, मतलब ये ध्यान रखना है पॉइंट P जो है उसके वो बिल्कुल एंड पे होना चाहिए। तो इस केस में θ1 90 हो जाएगा और θ2 0 हो जाएगा। और अगर इनफाइनाइट है तो θ1 और θ2 दोनों 90 हो जाएंगे। तो वो 90 पुट करके आप देख सकते हो कि वो 2k लैम्डा बाय r बन जाता है। So this is all about field। field के बाद बच्चों आ जाता है पोटेंशियल। कर्मन उसका रीजन नहीं है कुछ, मतलब वो मैथमेटिकली वैसा आ जाता है। तो पोटेंशियल हमें पता है KQ/R होता है। उसमें जो उसके केसेस हैं बच्चों हमने ऑलरेडी ऊपर लिख लिए हैं। और एक बच्चों इंपॉर्टेंट हमें जो पता होना चाहिए वो रिलेशनशिप है बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हमें दोनों तरीके से आना चाहिए
कि अगर v गिवन है तो उससे e कैसे निकालेंगे और उल्टा और इसमें आपको याद होगा एक रिलेशन होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला। इस पार्ट को बच्चों बहुत अच्छे से रिवाइज करना, मैंने पहले भी तब भी कहा था, ये जो रिलेशन बिटवीन ई एंड वी वाला होता है, अगर हमें v वर्सेस r ग्राफ दिया हो तो उसकी नेगेटिव स्लोप उससे आ सकता है। अगर हमें इक्विपोटेंशियल लाइंस दी हों तो इस केस में जो E आएगा वो डेल्टा V बाय R आएगा। और बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो R डालना है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना है। ये है हमारे का ठीक है। 3 ब्रॉड मेथड्स होते हैं टू फाइंड E फ्रॉम V। और अगर उल्टा हो E गिवन हो, आपको V निकालना हो तो याद करो V2 minus V1 is equal to integral of minus E dot dr from 1 to 2। यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान रखना है, जैसे मैंने लिखा है बच्चों बिल्कुल ऐसे ही करना है। और एक बच्चों साइन का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है जी। और फाइनली बच्चों इस चैप्टर में आता है डाइपोल। डाइपोल के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, बस उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। जो स्टैंडर्ड इक्वेटोरियल, एक्सियल, फील्ड, पोटेंशियल, उसके फॉर्मूलाज एंड फिर जो अपना वो है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, वो सारे बस फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम कैसे याद रख लेते हैं इस चैप्टर में कि प्रोपोर्शनैलिटीज याद रखो कि आर के पावर्स में किस किस तरीके से टर्म्स हैं। आप देखो कि कुछ फॉर्मूलाज में आर रेज टू पावर 2 है ना। ऐसे याद रखो आर रेज टू पावर 2, स्मॉल आर रेज टू पावर 2 कहाँ कहाँ आ रहा था, स्मॉल आर रेज टू पावर 1 कहाँ आ रहा था, स्मॉल आर रेज टू पावर 0 मतलब स्मॉल आर की टर्म ही नहीं आई, वो कहाँ पे है। तो
इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका मतलब आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। और बच्चों क्या होता है, बहुत बार ना ऐसा होता है कि जब आप लिखने लगते हो, एक आपने कॉमन मिस्टेक देखी होगी कि फोर्स के फॉर्मूला में फील्ड लगा दी, फील्ड के फॉर्मूला में फोर्स लगा दी। सॉरी, मतलब कि फोर्स और पोटेंशियल के फॉर्मूलाज को हम मिक्स कर देते हैं। वी आर स्क्वायर लिखना था, आर लिख दिया, राइट? अगर किसी के साथ ऐसा होता है, पता है बेस्ट तरीका क्या होता है? जब कोई क्वेश्चन आए ना, दोनों ही लिख दो, चाहे उसकी जरूरत नहीं है, मतलब चाहे क्वेश्चन में पोटेंशियल पूछा है, आप साथ में फील्ड भी लिख दो, तो गलती नहीं होगी, याद आ जाएगा। ठीक है? सर हाँ जी। सर हम कहते हैं कि जब हम कंडक्टर्स को चार्ज देते हैं तो वो सारा चार्ज सरफेस पे कम्युलेट हो जाता है। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन कि ऐसा बिहेवियर क्यों होता है, मतलब? ये इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तो ये होता है कि अगर फिजिकली समझना है, फिजिकली ये है कि भाई कंडक्टर के ऊपर चार्जेस जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अगर उनको फ्रीली मूव करना है तो वो मैक्सिमम पॉसिबल दूर जाना चाहेंगे एक दूसरे से। यस सर। तो वो मैक्सिमम पॉसिबल दूर तभी हो सकते हैं अगर सरफेस पे आ जाएंगे। हाँ जी सर। दिस इज वन वे। अदर वे इज कि अगर मैं ऐसे एक गॉसियन सरफेस ले लूं, उसके जस्ट अंदर, तो ये अंदर हर जगह पे फील्ड जीरो है कंडक्टर के अंदर। यस सर। तो अगर मैं अप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड ई डॉट डी है तो जीरो आ गया। अच्छा, हाँ जी सर। तो उससे आ जाएगा कि चार्ज इन क्लोज जीरो है, तो मतलब चार्ज जो है वो बाहर ही होगा। यस सर। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम एक तो सेमीकंडक्टर्स की डिस्कशन करेंगे, एक हम ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली शीट थी उसके फर्स्ट हाफ क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी थे पहले 50-60 जो भी बनते हैं हाफ। तो तो जैसे मैंने कहा था फिक्स टाइम में करना उतने क्वेश्चंस। और एक इसमें जो थोड़ा सा पार्ट बचा है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, वो वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय बाय। हाँ, जब भी है नेक्स्ट क्लास, कल।